राहुल बेंगलोर में इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है और आज ही अपने घर कानपुर आया क्योंकि उसके बड़े भाई राजीव की शादी फिक्स हो गई है। राहुल दो भाई और एक बहन है। बहन रिया दोनों भाइयों से छोटी है और अभी वो 9वीं कक्षा में पढ़ रही है। राहुल खुशी खुशी घर आया था अपने भाई राजीव की शादी की बात सुनकर, पर घर आकर पता चला कि राजीव बहुत दुखी है और अपने कमरे में दर्द भरे गीत सुनता रहता है। राहुल ने अपनी मम्मी से पूछा कि राजीव भाई अपनी शादी से खुश नहीं है क्या, पर मम्मी ने उसकी बात टाल दी और बोली, बेटा तू इतनी दूर से आया है, थक गया होगा, जा जाकर फ्रेश होकर आ जा, मैं खाना निकालती हूँ। थोड़ी देर बाद राहुल डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठा। उसके सामने की कुर्सी पर राजीव खाने को घूर रहा था। तभी पापा दुकान से आ गए और राजीव का खाना खाना शुरू कर दिया। रात में राहुल और राजीव सोने गए तो राहुल ने पूछा, क्या बात है भाई, आपकी शादी होने वाली है और आप लड़कियों की तरह सैड सॉन्ग सुन रहे हैं। अरे आजकल तो लड़कियां भी खुशी खुशी विदा होती हैं और आप हो कि शौक मना रहे हो। राजीव ने राहुल की बात को सुनी पर कोई जवाब नहीं दिया और मोबाइल पर कोई और गीत सर्च करने लगा। फिर राहुल ने किसी फिल्म का सीन याद आ गया जिसमें अपनी होने वाली दुल्हन से हीरो बात करना चाहता था और उसके पास हीरोइन का नंबर नहीं था, इसीलिए बहुत परेशान रहता था। लेकिन फिर भी हीरो ने सैड गाने तो नहीं सुने थे, फिर राजीव क्यों सुन रहे हैं। पर जब राहुल को अपने मन से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने राजीव से पूछा, अगर होने वाली भाभी से बात करनी है तो मैं मम्मी से नंबर पूछूं। अभी राहुल ही रहा था कि राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोका। बैठ भाई, मैं बताता हूँ। मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे तो पापा को बताया क्यों नहीं। बताया था पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और कहा कि एक बार सुमन को देख लो, मेरी पसंद को दाद दोगे। पर पापा, मैं आपसे उससे बहुत प्यार करता हूँ, सब जानता हूँ मैं आजकल के बच्चों की पसंद और प्यार को। आज तो ऐसे लगेगा कि अगर नहीं मिली तो जीना छोड़ देंगे, पर कुछ दिन बाद कहेंगे ब्रेकअप। फिर तो राहुल चुपचाप राजीव के पास बैठ गया। जब पापा ने भाई की बात ही नहीं सुनी तो भला राहुल की बात कैसे सुनते। फिर राहुल राजीव को खुश करने के लिए कहने लगा, जाने दो भाई, अभी तेरी पूजा के साथ प्यार की कहानी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी, क्या पता सुमन वास्तव में बहुत अच्छी हो। और मन में सोच रहा था कि मैं तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँगा, चाहे हिटलर का सामना करना पड़े। राजीव और राहुल को सोचते हुए देखा और फिर मोबाइल में सॉन्ग सुनने लगा, पर इस बार ईयरफोन लगा लिया था। अब शादी का दिन नज़दीक आ गया था तो हल्दी, मेहंदी और संगीत, सारी रस्में पूरी की जा रही थी, पर राजीव का मुंह हर वक्त बना रहा। और फिर वो वक्त आया जिसका इंतज़ार हर लड़के को होता है, जो जवानी की दहलीज पर पांव रखते ही, यानी कि सुहाग रात। पर राजीव अपने कमरे में जा ही नहीं रहा था कि जब नहीं जाऊंगा तब पापा को समझ आएगा। शायद ही किसी ने पापा को जाकर यह समझा दी और वो इधर ही आ रहे थे, यानी राजीव की सुहागरात वाले कमरे के पास। और पापा को देखते ही भाई सीधा अपने कमरे में घुस गया। राहुल बड़बड़ाते हुए बोला, अगर इतना ही डर लगता है तो भाई साहब को तो इतना फना क्यों रहे थे। अब राजीव अपनी दुल्हन के साथ था तो बाकी लोग अपने अपने स्थान ढूंढकर सोने चले गए। मैं बेंगलोर भी नहीं गया और सुबह सुबह मुझे एक बड़ा सरप्राइज़ मिल गया। हुआ यूं कि सुबह मैं सोफ़े पे सो रहा था कि भाई ने मुझे जगाया, राहुल उठ यार। मैंने हड़बड़ाते हुए आंखें खोली और भाई से पूछा, इतनी सुबह सुबह कहीं पूजा के साथ भागने का प्लान तो नहीं बना लिया आपने। देख भाई, अगर ऐसा है तो इरादा बदल दो। अपना अगर भागना था तो सब पहले करना चाहिए था। अब अगर शादी होने के बाद भाग गए तो हमारी बदनामी होगी, सो होगी भाभी की भी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं बिना रुके बोले जा रहा था कि भाई ने मुंह को अपने हाथ से बंद किया और कहा, बस यार चुप हो जा, सांस तो ले ले। मैं तो तुझे ये कहने आया था कि तेरी भाभी को पूजा के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट हुई। हमारी नज़र ऊपर गई तो वो नई नवेली भाभी और भाई की दुल्हन थी जो कि नीचे आ रही थी।
अरे मेरी सोना, नीचे क्यों आ रही थी? कुछ चाहिए था तो बोल दिया होता। और फिर भाभी से कहा, जी पानी चाहिए था, मैं अभी लाकर आता हूँ। चलो तुम्हें रूम में छोड़ देता हूँ। भाभी बोल रही थी कि चली जाऊँगी, आप नहीं। भाई ने पहले भाभी को कमरे में पहुँचाया और फिर पानी लेने किचन में गया, और मैं उसे रोक कर कहा, ये क्या हो रहा है भाई? क्या पानी लेकर जा रहा हूँ क्या? मैंने कहा, समझ तो आप खूब रही हो। तब भाई अपने बाल में उंगलियां फेरने लगा और कहा, बच्चों तेरी शादी होगी तो समझ आएगा, अभी हट आगे से, तेरी भाभी को प्यास लगी है। और मेरा गला सूखने लगा, ये सोचकर कि जो भाई रात तक भाभी का नाम सुनना भी रवादार नहीं था, सुबह तक कौन सा जादू हो गया कि इतना चेंज। खैर मुझे क्या, अच्छा है आराम से बेंगलोर जा सकता हूँ अब। और तब याद आया, ओह शिफ्ट टिकट तो कैंसिल कर दिया है मैंने, अब तो 2 दिन बाद ही जा सकता हूँ। और ये 2 दिन सोना बाबू और मेरी जान सुन सुनकर मेरे कान पक गए। और जब हिटलर की नज़र डालता तो देखने के लिए कि उन्हें कैसा लग रहा है, तो वहाँ एक विजय सी दिखाई देती। कि मैंने कहा था ना कि मेरी पसंद राजीव को भी बहुत पसंद आएगी, अब देख लो। खैर 2 दिन बीते और भाभी की से बात होना तो दूर, भाई भी पराया हो चुका था। 4 साल बाद जब मेरी जॉब लग गई और मैं छुट्टी लेकर घर आया, क्योंकि मेरी छोटी बहन की शादी फिक्स हो गई थी। मेरी तरह आप भी चौंक गए होंगे। रिया ने बस इंटर की परीक्षा पास ही की थी और अभी से उसकी शादी। रिया ने मुझे फ़ोन पर बताया और बेचारी बहुत रो रही थी। घर में मम्मी और भाई को बहुत कहा कि पापा को मनाने की कोशिश करें कि इतनी जल्दी शादी न करें, पर आप तो जानते हैं हिटलर से बोलने की हिम्मत तो दूर मम्मी को और न ही भाई को। और सबसे भाई की शादी सुमन भाभी से हुई है, वो तो मानने लगे हैं कि पापा कभी कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकते। इसीलिए रिया की उम्मीद अब मुझ पर टिकी है। तो मैं घर पहुंचा और मेरी प्यारी बहन को ढेर सारी तसल्ली दी कि चाहे कुछ भी हो जाए पापा से बात करूंगा और मना भी लूँगा कि रिया की शादी न करे, कम से कम बीए तो करने दे। रात को पापा आए और हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे कि मैंने बात शुरू की। पापा, हम दोनों भाइयों को आपने इतना पढ़ाया और आप अपनी छुटकी को छुटपन से शादी कर रहे हैं, कम से कम बीए तो पढ़ाइए। पापा ने मुझे देखा और मैं घबरा गया। कितनी मुश्किल से अपनी बात बोली थी और अब मेरा मन डगमगाने लगा था कि पापा ने कहा, अच्छा लगा मुझे कि तुम्हें अपनी बहन की फ़िक्र है, पर मैं भी उसका बाप हूँ, शादी के बाद भी वो पढ़ पाएगी। मैंने उसके ससुराल वालों से पहले ही बात कर ली है। अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। फिर पापा ने पूछा, और कुछ कहना था? मैंने अपना सिर न में हिला दिया। तो शादी तो फिक्स थी, सो होनी ही थी। रिया रोते रोते विदा हो गई। अब ये आंसू मायके वालों की जुदाई के थे या फिर जल्दी शादी होने के, मुझे पता नहीं चला। और रिया ने से पूछकर मैं उसे अब और रुलाना नहीं चाहता था। मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई थी तो मैं अपनी जी नौकरी पर चला गया। आज 1 साल बाद मैं अपने घर आया हूँ, पूरे महीने भर की छुट्टी लेकर। बहन रिया भी आई हुई है। कुछ दिन बाद एक मोहल्ले की शादी में जाना हुआ। मैं बेमन से एक खम्भे से ओट में लेकर खड़ा था। जयमाला पर रस्म हो रही थी। वर वधू एक दूसरे को जयमाला पहना रहे थे और अनायास ही मेरी नज़र दुल्हन की बगल वाली लड़की पर जाकर रुक गई। बड़ी बड़ी काली आंखें, गोरे गाल, मुस्कुराते गुलाबी होठ और मोतियों से चमकते दांत की पंक्तियां। मैं तो जैसे उसकी खूबसूरती में खो गया और खुद उसे देखने के सपने देखने लगा। मैं तो ख्वाब में से जगा जब मेरी बहन रिया मुझे बोल रही थी, कहाँ खोए हो भाई, चलो खाना खाने, फिर घर जाना है। मैं तुरंत होश में आया और रिया को वो लड़की दिखाना चाहता था, पर सामने वो नहीं थी। मैं इधर उधर देखने लगा कि शायद कहीं नज़र आ जाए, पर वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रिया ने मुझे टोका, क्या ढूंढ रहे हो? अभी दुल्हन का साथ जो लड़की लहंगा पहने खड़ी थी, उसे तुम्हें दिखाना चाहता था, पर कहीं है ही नहीं। आपको क्या करना है? कैसी बहन है? तुझे अपने भाई के लिए भाभी नहीं लानी?
ओह सॉरी भाई, बताओ ना कैसी दिखती है वो बहुत प्यारी लग रही थी, बड़ी बड़ी काली आंखें और गोरे गोरे गाल। जब हंसती है तो अब क्या बोलूं, बहुत खूबसूरत है। आपको जैसा बताया है वैसी एक लड़की देखी है मैंने भी। उसे कोई बुलाने आया था इसीलिए उसका नाम सुन लिया मैंने। जल्दी बता क्या नाम है उसका। कशिश। वाह, नाम भी क्या प्यारा है। कशिश, मेरे होठों से दोहराया। लेकिन भाई अब खाने वाले वैसे भी वो तो चली गई, तो रुक कर क्या फ़ायदा। और वैसे भी आज बात भी नहीं कि मैंने समर से, पर जाकर उन्हें फ़ोन करना है। इतनी चिंता, तू तो शादी भी नहीं करना चाहती थी ना। वो तो तब की बात थी भाई। और वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं तो मुझे तो सोचना चाहिए ना। अब चलिए प्लेट लेते हैं। मैंने फिर अपनी बहन को अनुसरण किया और खाना खाकर घर आ गया। पूरी रात कशिश के आगोश में बिताने के बाद सुबह 7 बजे मीठी मीठी नींद में था कि पापा ने आवाज़ ने मेरी नींद चैन सब चुरा लिया। ज़ोर ज़ोर से मम्मी से बात कर रहे थे कि आज अपने बचपन के दोस्त से मुलाकात हुई पार्क में। उसका तबादला हो गया है, अब वो कानपुर शिफ्ट हो गया। मुझे मन ही मन गुस्सा आ रहा था कि इसमें इतना चहकने की क्या बात है। तभी जैसे मेरे सिर पर बम फूट गया। पापा बोल रहे थे कि मेरे दोस्त की बेटी बड़ी खूबसूरत है, वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना चाहता है। और बातों बातों में मुझे उसकी तस्वीर दिखाई। मैंने तो देखते ही कह दिया कि अब तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने छोटे बेटे राहुल के लिए तेरी बेटी बहुत पसंद है। इसमें हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। आज मैं बहुत खुश हूँ राहुल की माँ। मेरे दिलो दिमाग में कशिश समाई हुई थी और पापा पता नहीं कि अपने किस दोस्त की बेटी के मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं अपने पैर पटकते हुए रूम से चला गया। रिया मुझे नाश्ता कराने के लिए बुलाने आई, पर मैंने उसे वापस भेज दिया कि तेरा पेट तो हिटलर की बातों से सुनकर ही भर गया। उसने शायद मम्मी को बोल दिया कि मेरा पेट में दर्द कर रहा है, इसीलिए मम्मी ने गर्म पानी और नमक लेकर आई। मैंने उसे गुस्से से देखा और बोला, तुझे भी बताना पड़ेगा कि मैं गुस्सा हूँ। फिर रिया मेरे पास बैठकर मुझसे समझाने लगी, एक बार लड़की देख लो, फिर डिसाइड करना कि शादी करनी है या नहीं। रिया की बात सुनकर मेरे दिमाग में एक प्लान आ गया, तो मैंने होठों पर मुस्कान आ गई और रिया को लगा कि मैंने उसकी बात मान ली। मैं आराम से उठकर तैयार हुआ और नाश्ता किया और बातों बातों में मम्मी और पापा को दोस्त से फ़ोन नंबर पूछ लिया और अब अपने रूम में आकर उस नंबर पर कॉल कर रहा था। मेरी किस्मत आज बहुत अच्छी लगी। मुझे फ़ोन शायद अंकल की बेटी ने उठाया था। मैंने कहा, हेलो जी, आप कौन बोल रहे हैं। मेरी जान, पहले अपना नाम तो बता दो। हम तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर अपना नाम भी भूल गए हैं। लड़की ने पागल बोलकर फ़ोन काट दिया। मैंने थोड़ी देर बाद फिर कॉल किया। इस बार फिर उसी ने उठाया और हेलो कहा। हाय, आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, अपना नाम तो बता दीजिए। मैंने कहा और उधर से कुछ बोलने का इंतज़ार कर रहा था और फिर एक भारी आवाज़ आई। शायद फ़ोन अंकल ने लिया था। बरखुरदार, शायद तुम्हारे खून में कुछ ज़्यादा ही गर्मी आ गई है, अपना नाम तो बताना। और मैं तो बस इसी बात का इंतज़ार कर रहा था। बोला, अंकल मैं राहुल बोल रहा हूँ, पापा ने आपका नंबर लिया था। वो क्या है ना, मैं एक बार आपकी बेटी से मिलना चाहता था, तो क्या अभी आ जाऊँ आपके घर। और वो शायद समझ गए थे कि उनका दोस्त भले ही अच्छा है, पर उसका बेटा बिल्कुल संस्कारी नहीं है और ऐसे लड़के से अपनी लड़की की शादी करने के लिए 10 बार सोचना होगा। उन्होंने कहा, बेटा अभी तो बहुत रात हो गई है, कल अपने परिवार के साथ आना। और मैं खुद को तैयार कर रहा था कि सुबह सुबह हिटलर की अदालत में मेरी पेशी होगी। पर सुबह नाश्ता करते हुए पापा ने थोड़ा उदास होकर कहा कि उसके दोस्त की बेटी की शादी कहीं और तय हो गई है, इसीलिए उसने माफ़ी मांग ली है। और मैंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहा और पापा के दोस्त को भी, जिन्होंने मेरा नाम भी नहीं लिया और रिश्ता भी तोड़ दिया। अब मैं खुद को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था। इस वक्त मेरे मन में कोई ग्लानि नहीं थी। अब मम्मी
को शादी में देखी हुई लड़की के बारे में बताया और इस बार पापा को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। लड़की के बारे में पता लगाया, उसके माँ बाप नहीं थे, वो अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। जितने लोगों से भी पता करने की कोशिश की, सब ने कोशिश के बारे में अच्छी बातें ही बताई और मेरी शादी तय हो गई। कोई अड़चन भी नहीं आई क्योंकि हमें दहेज भी नहीं चाहिए था और कशिश के भाई की इस बात से बड़े ही खुश हुए। मैं जल्दी जल्दी कशिश को अपना बना लेना चाहता था, इसीलिए सगाई के लिए भी मना कर दिया और आज मेरी शादी हो गई। मैं तो ऐसे ही एक हैंडसम नौजवान हूँ और मेरे घर में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो अपनी मर्जी से शादी करने जा रहा था। सारी रस्मों के दौरान मेरा चेहरा देखने लायक था कि मैं अपने घर में चोर लग रहा था, जैसे कि मैंने कोई जंग जीत लिया है। मम्मी ने मेरी नज़र उतार ली। हाय, मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। मेरी गर्दन शान से ऊंची लग रही थी। मुझे किसी अकड़ और बेखबरी में मेरी जयमाला की रस्म हो गई और मैंने कशिश की मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया। एक बार को मुझे लगा कि शायद कशिश वो लड़की नहीं है जिसे मैंने पसंद किया था। फिर सोचा शायद ज़्यादा मेकअप से चेहरा अलग लग रहा है। इसीलिए जब सुहागरात के लिए कशिश को तैयार करने की बारी आई तो मैंने अपनी भाभी और रिया को बोल दिया कि उसे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है। कशिश को ज़्यादा मेकअप मत लगाना। सबको मेरी बात बहुत अजीब लगी पर फिर भी उन्होंने मेरी बात मान ली। मैं थोड़े संशय में के साथ सुहागरात वाले कमरे में कदम रखा और दरवाज़ा बंद किया। मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी और मैं अपनी दुल्हन के घूंघट उठाने जा रहा था और सोच रहा था कि मेरा अंदेशा गलत साबित हो। मैंने घूंघट उठाया और कशिश ने शर्म से अपनी पलकें झुका लिया। मैंने अपने हाथ से उसका चेहरा उठाया और जैसे मेरे होश खो बैठा। ये तो वो लड़की नहीं है जिसे मैं पाने के लिए मैंने इतना जतन किए थे। ऐसा नहीं था कि कशिश सुंदर नहीं थी, पर मेरे दिल में जो पहली नज़र में भा गई थी वो लड़की कशिश हरगिज़ नहीं थी। मैंने एक झटके से कशिश के चेहरे को अपना हाथ हटा लिया और उसके पास से उठ गया। ये क्या हो गया था? मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि एक बार लड़की देखने की भी ज़रूरत नहीं समझी मैंने। बस अपने पापा की पसंद को नहीं मानने के चक्कर में अब क्या हो सकता था। अब शायद ज़िंदगी भर एक ऐसी लड़की को झेलना था जिसे मैं पहली बार मिला था। मेरे भाई बहन को जब पता चलेगा कि वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं कमरे से चहलकदमी कर रहा था। आखिर कशिश से रहा नहीं गया। उसने धीरे से पूछा, क्या बात है जी, आप परेशान हैं? अब इससे तो कशिश की कोई गलती नहीं थी पर मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। फिर भी उस अपने गुस्से को शांत किया और कहा, सर दर्द हो रहा है मेरा। कशिश पलंग से नीचे उतरकर मेरे पास आई और मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। मुझे पलंग पर लेट जाने को कहा और हल्के हाथों से मेरे सर पे मसाज करने लगी। मेरा मन तो कर रहा था कि उसे मना कर दूं, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह दबा रही थी। इसलिए मैंने सोचा, इसका पति हूँ मैं, ये तो इसका फ़र्ज़ है। मुझे नींद आ गई और मैं सुबह 8 बजे गहरी नींद में सोया था कि चूड़ियों के खन खन ने मेरे कान में सुनाई दी और मेरी आंखें खुली। कशिश मेरे पास आकर मुझे उठाने के लिए चूड़ियों से खन खन की आवाज़ निकाल रही थी। मैंने घड़ी देखी तो 8 बजे थे। मैंने थोड़ा गुस्से से उसे देखा तो वो सहम गई और बोली, वो जी, मुझे मम्मी जी ने आपको उठाने भेजा था। मैंने उसकी ओर देखने की भी ज़रूरत नहीं समझी और बाथरूम में घुस गया। कशिश ने मेरी शादी हुई अभी 1 हफ़्ता ही बीता था कि सब उसकी तारीफ़ करते नहीं नज़र आते थे। मम्मी पापा हो या भाई भाभी, सब बड़े प्यार से पेश आती। घर में सारे काम बहुत मन से करती। रिया की तो वो सहेली बन गई थी। हमारी शादी के बाद समीर जी को अपनी नौकरी पर जाना पड़ा था, इसीलिए रिया अभी यहीं कानपुर में थी। मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करता था, फिर भी वो मेरे सारे काम बिल्कुल वक्त पर करती थी। मजाल है जो मेरा कोई काम में मैंने कहा और वो ना करे, फिर भी मैं उससे प्यार से बात करना तो दूर
देखता भी नहीं था। पर हम एक साथ ही सोते थे। फिल्मों में दिखाए जाने वाले बस एक ही सीन मुझे हजम नहीं होते शुरू से ही, कि अगर हीरो की शादी किसी और लड़की से हो गई तो हमारे हीरो बिल्कुल सन्यासी की तरह अलग सोफे पर सोते हैं। हमारी शादी को 10 दिन हुए थे कि समीर जी रिया को ले जाने आ गए थे। तो मम्मी पापा ने कहा कि इतने दिन हो गए हैं शादी को, कशिश को लेकर थोड़ा घूम आओ। मैंने भी सोचा कि आज रिया और समीर भी हैं तो आज चला जाता हूँ, वरना अकेले इसे लेकर गया तो क्या बात करूँगा। हम सब शाम को घर से निकले, पहले शॉपिंग करने मॉल गए। वहाँ रिया ने मेरी जेब हल्की की, पर कशिश ने न तो कुछ खरीदा बोला और न ही मुझसे पूछा। रिया ने उसे बहुत कहा, भाभी आप भी तो कुछ पसंद करो, पर कशिश ने कहा अभी तो शादी, बहुत सारे कपड़े मिले हैं, बाद में कभी ले लूँगी। फिर रिया ने कहा बहुत थक गई हूँ मैं तो, अब चलिए कुछ खाते हैं। और समीर जी तो जैसे अपनी बीवी के मुंह से निकली हर बात पत्थर पर पड़ी लकीर समझते थे। तुरंत कार में बैठने को बोला और एक रेस्टोरेंट के पास रोक दिया। हम सब ऑर्डर दिया और वेट कर रहे थे कि तभी रिया ने कशिश को बोला, भाभी उधर देखिए उस लड़की को, पापा के दोस्त की बेटी है। पापा भैया की शादी उसके साथ कराना चाहते थे, मगर भैया ने कुछ तो तिगड़म लड़ाया कि पापा के दोस्त ने शादी से मना कर दिया। वो क्या है ना कि आपको देखते ही अपना दिल हार बैठे थे मेरे भैया। कशिश सोच में डूब गई और मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी और मैं नहीं रहा। यह क्या कर दिया मैंने। मेरे पापा की पसंद तो मेरी ही थी। ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया मुझ पर हंस रही है। चला था अपने पापा की मुखाबित करने, तो अब भुग भुगतो। सच कहा है, किसी ने अपने माता पिता को दुखी करके कोई खुश नहीं रह पाया आज तक। तो मेरी क्या बिसात है। मैंने अपने सर पर हाथ रख लिया। वेटर खाना लेकर आ गया था। समीर जी रिया को प्यार से अपने हाथ से खिला रहे थे। मैंने एक नज़र कशिश पर डाली। वो अभी भी सोच में डूबी हुई थी। उसका सोचना भी सही था कि जब मैंने उसे पसंद करने के बाद शादी की थी तो उससे प्यार से पेश क्यों नहीं आता था। और इधर मैं जो धीरे धीरे कशिश से प्यार से अपनाने की बात सोच रहा था, मेरी सोच फिर से बदल गई थी। मैंने धीरे से रिया से पूछा, उसका नाम क्या है। दिव्या नाम है उसका। पर आप क्यों पूछ रहे हैं। मैंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। मैंने और कशिश ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया था। रिया ने देखा तो मुझसे और कशिश से खाने को कहा कि जल्दी खाइए, फिर घर भी जाना है। हमने थोड़ा सा उसका मन रखने के लिए खाया और फिर घर के लिए निकल गए। रिया अपने ससुराल चली गई और मेरी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई। मैं तो कशिश को छोड़कर जाना चाहता था, पर मम्मी पापा ने उसे मेरे साथ ही भेज दिया। शादी को साल पूरा होने वाला था और मेरा व्यवहार कशिश के साथ ऐसा था जैसे वो बस मेरे हर काम करने वाली गुलाम हो। मेरे सारे काम बिल्कुल समय पर पूरे हो जाते थे और मेरे होठों से उसके लिए प्यार के दो बोल भी नहीं निकलते। मैंने उसे लेकर कहीं नहीं जाता। एक दिन ऑफिस की ओर से एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया। उसमें सारे स्टाफ अपनी पत्नियों को लेकर आए थे। मैंने हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली और ऐसे ही इधर उधर देख रहा था कि चेयर पर बैठी एक औरत पर नज़र पड़ी। गौर से देखने में पता चला यह तो दिव्या है, पर यह कितनी मोटी हो गई है। चेहरा तो ठीक ही लग रहा था, लेकिन किलो भर मेकअप पोत रखा था उसने, पर कमर एकदम कमरा बन गई थी। सामने ही उसका पति खड़ा था, जिसने अपने कंधे पे लेडीज पर्स टांग रखा था। दिव्या ने शायद उसे कुछ लेने भेजा था और थोड़ी देर बाद वो एक हाथ में खाने से भरी प्लेट और दूसरे हाथ में आइसक्रीम लेकर पर्स संभालता हुआ चला आ रहा था। और अब वो दिव्या के सामने खड़ा था। मुझे देखकर उबकाई आने लगी जब वो बड़े बड़े कौर निगल रही थी और जल्दी ही पूरा प्लेट साफ कर दिया। मेरा ध्यान कशिश की याद करने लगा, जो हर काम एक सलीके से करती थी और खाने के वक्त तो एकदम बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती थी। उसे देखकर तो मैं ठीक से खाना खाना सीखा। और यह है कि दिव्या कैसे बेतहास ही खा रही है। मैंने अचानक से सोचा, जैसे दिव्या मेरी पत्नी है और मैं उसके सामने वेटर
कर बना खाना ला कर दे रहा हूँ। लेडीज पर्स टांगे हुए दिव्या की जुई हजूरी करने लगा हूँ। मुझे ज़ोर से झुरझुरी आ गई। मेरा एक मन कहा कि नहीं, अगर दिव्या तेरी पत्नी होती तो ऐसी नहीं होती, पर दूसरे मन में लताड़ लगाई, क्यों नहीं होती, ज़रूर होती। आखिर वो तो तेरे पसंद की होती तो उसे तुझसे नाज उठवाने की आदत होती। मेरा मन मुझे लगातार डांट रहा था, कशिश जैसी सलीकेदार पत्नी मिली तुझे, पर तूने कोई कदर नहीं की। सोच, अगर तेरी शादी दिव्या से होती तो तू जो कशिश पर हुकूमत करता है आज जी हजूरी में लगा होता। और आखिर क्या कमी है कशिश में? और मैंने खुद से कहा, कोई कमी नहीं। मुझ में अब पार्टी में रुका नहीं गया और मैं अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में याद आया कि आज तो मेरी शादी की सालगिरह थी। और मैंने एक गिफ्ट शॉप से कार रोकी और गिफ्ट पैक करवाया और अपने घर पहुंचकर बेल बजाई। कशिश ने दरवाज़ा खोला और चौंक कर बोली, आप तो पार्टी में गए थे। मुझसे रुका नहीं जा रहा था। मैं अपनी गलती जल्द से जल्द सुधार लेना चाहता था। मैंने एक हाथ से दरवाज़ा बंद किया और दूसरे हाथ से कशिश का हाथ पकड़कर साथ चलते हुए अंदर आया और फिर उसे सोफे पे बिठाया और खुद नीचे झुककर उसे गुलाब का फूल देते हुए उसके हाथ चूम लिया और हैप्पी एनिवर्सरी कहा। कशिश की आंखों में आंसू आ गए। मैंने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे और बोला, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और कशिश मुस्कुरा दी। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। शायद मम्मी पापा का आशीर्वाद ही था मुझ पर जो कशिश मेरी पत्नी बनी। तभी तो कहते हैं कि हम इंसान चाहे कितना भी जतन कर लें, जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है और धरती पर हमारी देखभाल के लिए माता पिता बनाया है उन्होंने। तो अपने माता पिता का सम्मान करें। वो हिटलर जैसा बर्ताव भले ही करें पर संतान को भला ही चाहते हैं। तो दोस्तों, संतोष कुमार जी द्वारा लिखित यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लाती रहूँगी।